All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्य। बच्चा स्वागत है आप बच्चों का एक सुपर डुपर अमेजिंग सीरीज में जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए रन की जा रही है। स्पेसिफिकली इसमें हमने एमबीआई की शुरुआत कर दी थी, विच इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स की मैक्सिमम वेटेज है और जेनेटिक्स में हमारे 3 चैप्टर आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन वी हैव एमबीआई, देन वी हैव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, तो सारी जो दावेदारी उठाई है क्वेश्चंस की वो उठाई है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ने एंड एमबीआई ने। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर साल आपके 7 to 8 क्वेश्चंस आने लग रहे हैं इसी एक चैप्टर से। पिछले साल का डाटा उठाओ, उससे पिछले साल का आप डाटा उठा करके देखो, 7 से 8 क्वेश्चन एक सिंपल चैप्टर से। सिंपल साधारण चैप्टर जिसमें कि समझने वाली चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही हैवी इंफॉर्मेशन से आप बम्बार्ड हो गए हो। बहुत ही इजी सी चीजें हैं जो आपको वैसे भी आगे चल के लाइफ में काम आने वाली है। डीएनए क्या होता है, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डीएनए को पैकेज कैसे किया जाता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, तो सारी की सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एग्जामिनर ने इस चैप्टर का वेटेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि आप ये प्रैक्टिकल चीजें सीखते हुए चले। तो बच्चे हम इस चैप्टर में एक सेशन लगा चुके हैं। जो मेरे बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फर्स्ट क्लास आप जरूर लगाना, बिकॉज दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर एंटायर चैप्टर। डीएनए क्या होता है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, प्यूरिन्स क्या है, pyrimidines क्या है, प्यूरिन में भी हम बात करें डीएनए में कौन से प्यूरिन है, आरएनए में कौन से प्यूरिन प्रेजेंट है, वो सारी बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है फर्स्ट वाले चैप्टर में। ये एक ऐसा चैप्टर है भाई जिसका एक भी टॉपिक मिस करना गवारा नहीं होना चाहिए आपको। एक भी टॉपिक अगर मिस किया तो आप सोचो आप कुछ पाप कर रहे हो जीवन में, है ना। तो एक टॉपिक कोई कोना एनसीईआरटी का कहीं से भी कुछ भी मिस करके नहीं जाना। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, साथ साथ में बच्चे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाना। तो हमने अपनी पहली कक्षा में कंप्लीट कर दिया था डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, कैसे इसमें 2 चेन रन कर रही है, क्यों वो एंटी पैरेलल है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं बच्चे लास्ट क्लास में। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाएंगे। आगे हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आ जाता है अबाउट डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा सेकंड टॉपिक है बच्चों, इट इज अबाउट डीएनए पैकेजिंग। डीएनए वाली फर्स्ट क्लास में कोई भी डाउट है आप बच्चों को, कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कहीं पे भी आपको एनसीईआरटी पढ़ के महसूस हुआ हो कि ये शब्द मुझे नहीं समझ आया, ये वर्ड मैं नहीं रजिस्टर कर पा रहा हूं, कोई लाइन आपको नहीं समझ आई, तो प्लीज मुझसे पूछ लो अभी की अभी इसी कक्षा में। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आवर डीएनए पैकेजिंग। डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई इसकी भी हम बात करेंगे। डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कब माना गया इसकी भी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं पहले के टाइम की, तो बच्चे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों बायोमोलिक्यूल इक्वल रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। किसी साइंटिस्ट का मानना यह था कि भाई प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है तो इसको हमें जेनेटिक मटेरियल मान लेना चाहिए। किसी साइंटिस्ट का मानना था कि जो आरएनए है, आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल है देन द डीएनए एंड इजी मॉलिक्यूल हमें वह प्रतीत होता है, तो हमें आरएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल समझना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ने डीएनए के लिए भी वोटिंग करी, तो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इन ऑर्डर टू फाइनलाइज कि डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट कर रहा है। वी हैव विवी कुमारी, गुड आफ्टरनून बेटा। वी हैव अभिषेक यादव, हेलो बेटा। सेशन शुरुआत करने से पहले सारे बच्चे इसको अपने सारे सोशल ग्रुप्स में शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। आई नो वेरी वेल कि आप बहुत ही सोशली एक्टिव बच्चे हो, जेनजीज हो, तो अपनी उस सोशल एक्टिविटी का फायदा उठाओ। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे जितने भी ग्रुप्स है हर कहीं सेशन को जरूर शेयर किया करो। इसके बाद हम 3 बजे भी मिलेंगे वापस से, एलगी पे अपनी क्लास लगाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो डीएनए पैकेजिंग क्या होती है हम समझ लेते हैं। पहले आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके चलती हूँ। एकता शर्मा, हेलो बेटा, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा मैं डिटेल में लेके चलती हूँ। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमने ये देख लिया कितने बेस पेयर है,
एक हेलिक्स में कितने टर्न होते हैं, एक टर्न में कितने बेस पेयर है, दो बेस पेयर में कितने डिस्टेंस है, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में। कोई मेरा नया बच्चा है तो प्लीज बच्चों लास्ट क्लास को जरूर आप देखना, वो एक फाउंडेशन बनाती है इस पूरे के पूरे चैप्टर का, तो वो क्लास आप जरूर देख के आना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चे यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स के केस में हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि जो नंबर ऑफ बेस पेयर है इन ए सेल, एक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ बेस पेयर थे वो 6.6 इंटू 10⁹ थे। याद आया, मैम ने समझाया था व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन सेल। यस, ये आपका डिप्लॉइड कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हिच इज द नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द सेल कम्स आउट टू बी 6.6 इंटू 10⁹। देन हमने ये भी देखा कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर वो 0.3 नैनोमीटर्स था। अच्छा याद कराती हूँ थोड़ा सा, मैंने कहा था एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स है ना, उसमें 34 नैनोमीटर टोटल डिस्टेंस था। मैंने कहा था दो बेस पेयर के बीच में अगर हम देखें तो 34 नैनोमीटर आपके एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स आते हैं, तो एक बेस पेयर का डिस्टेंस आपका 34/10 हो गया, कम्स आउट टू बी 0.34 नैनोमीटर्स। याद आ गया, ये लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, याद आ गया, दैट इज योर 0.34 नैनोमीटर्स। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपके 6.6 इंटू 10⁹ हो जाते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर आपके 0.34 नैनोमीटर हो जाती है। तो जो टोटल लेंथ निकल के आती है डीएनए की मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी 6.6 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 0.34 इंटू 10⁻⁻9 comes out to be 2.2 मीटर। यस यू हर्ड मी राइट। आप, मैं, वीवी कुमारी, एकता शर्मा, हम सब लोग 2.2 मीटर के अराउंड का डीएनए अपने अंदर कैरी करके चल रहे हैं। 2.2 मीटर कितना लंबा होता है ना। अब सारे साइंटिस्ट के जहन में ये सवाल आना बहुत ही वाजिब था कि यार न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा, डीएनए इतना बड़ा है 2.2 मीटर्स, इतने बड़े डीएनए को मैं कैसे एक्यूमुलेट करूं इतने छोटे साइज ऑफ न्यूक्लियस में। बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था। और कैसे नेचर ने इतना परफेक्ट कॉइल बनाया होगा जिसकी वजह से कि वो फोल्ड होकर के इतने छोटे न्यूक्लियस में आ भी पाया। यस, जिसकी वजह से वो फोल्ड होके आ पाया। ऐसी क्या टेक्निक इन्वॉल्व है, ऐसे क्या मेथड्स को डिप्लॉय किया है नेचर ने। भाई अगर हम अपने घर की बात करें, एकता शर्मा मुझे सच बताना, भाई तुम बच्चे सच बताना, मैंने तो एक्सपीरियंस करी है ये चीज, मैं अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप बच्चों से। जब मैं कॉलेज जाती थी घर से तो मम्मी कम से कम 100 चीजें रखती थी बेड पे, ये सब तुझे लेके जाना है हॉस्टल में, है ना। मम्मी का प्यार ही अलग होता है, माँ का प्यार तो ऐसा होता है कि भाई पापड़ भी ले लो, अचार भी ले लो, लड्डू भी ले लो, सब तुझे लेना है। छोटा सा बैग, 100 आइटम रखे हुए हैं। तो मुझे तो लगता था कि यार मम्मी कैसी बात कर रही है, इतने सारे आइटम छोटे बैग में कैसे मैं एक्यूमुलेट करूं। बट वो तो भाई माँ है, वो उस छोटे से बैग में फोल्ड करके सब कुछ मम्मी फिट कर देती थी। तो मम्मी ऐसा क्या करती थी कि वो सारे के सारे 100 आइटम को उस एक छोटे से बैग में एक्यूमुलेट करा दिया। वो करती थी बहुत बेहतरीन सी पैकेजिंग, वो इतना अच्छे से पैकेज कर देती थी उस एक सूटकेस में सारे सामान को कि सारा सामान भी आपने कैरी कर लिया और कहीं पे कोई चीज आपकी रह भी नहीं गई। ऐसा आपके साथ होता है? यस मैम होता है ना। सबकी माँ का प्यार, भाई माँ तो माँ है ना, आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, तो माँ का प्यार ही रहता है। तो सिमिलरली ये नेचर का प्यार है। तो नेचर ने देखा कि यार 2.2 मीटर्स ऑफ डीएनए है, मुझको इतने छोटे से साइज ऑफ न्यूक्लियस में इसको एक्यूमुलेट करना है, तो मुझे कुछ गणित लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ टेक्निक्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मम्मी ने समझदारी और सूझबूझ से सारे 100 के 100 पैकेट को एक्यूमुलेट कर दिया, वैसे नेचर भी समझदारी और सूझबूझ से 2.2 मीटर ऑफ डीएनए को छोटे से न्यूक्लियस में एक्यूमुलेट करने की पावर रखता है। गुड आफ्टरनून बेटा न्यूटन बाबा, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा कि यार बड़ी ही बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने ये आ जाती है कि 10⁻6 मीटर का मेरा न्यूक्लियस, छोटू सा न्यूक्लियस, डीएनए 2.2 मीटर्स का, बहुत फाइट है, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा इतना सामान इतने छोटे से साइज में। जैसे मम्मी ने 100 पैकेट को एक्यूमुलेट कर दिया छोटे से साइज ऑफ सूटकेस में, वैसे ही नेचर को भी इतने बड़े साइज ऑफ डीएनए को छोटे से पैकेट में पैकेज करके रखना पड़ेगा।
अब अगर आपने कभी एनालाइज करा हो, ध्यान दिया हो, तो जब मम्मी पैकेजिंग करती है ना, तो मम्मी हैज अ टेक्निक कि जो टी शर्ट्स हैं वो थोड़ी सी पतली होती है, तो उसको वैसे रोल रोल करके रखती है। जो आपकी जीन्स है, जो आपके पजामास है, थोड़ा मोटा होता है, उसको वो ऐसे तह लगा के रखती है। तो शी हैज डेवलप्ड अ टेक्निक कि मुझे स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइटम को किस तरीके से एकोमोडेट करना है। इन अ सिमिलर वे नेचर में मेरा डीएनए है, डीएनए पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, मतलब डीएनए इज योर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नेचर को भी लगा कि यार नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटी को पैकेज करने के लिए आई नीड समथिंग पॉजिटिव। जब तक कि कोई पॉजिटिव चीज नहीं आएगी वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी, वो उसको बेहतर तरीके से पैकेज नहीं कर पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए पैकेजिंग के लिए अगर हमें डीएनए की पैकेजिंग करनी है, वी नीड सर्टेन बेसिक, सर्टेन पॉजिटिव एंटिटी, एंड दैट सर्टेन बेसिक और पॉजिटिव एंटिटी कहलाती है हिस्टोनिक प्रोटीन। मैं बात कर रही हूं यूकैरियोट्स के केस में, जिसमें कि आपका जो पैकेजिंग का प्रोसेस है दैट इज लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन योर प्रोकैरियोट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की। तो बेसिकली जो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है उसको पैकेजिंग करने के लिए हमको चाहिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स which is called as histones। इसको आप हिस्टोन बुलाते हैं। तो हिस्टोनिक प्रोटीन, my dear kids, हिस्टोनिक प्रोटीन्स are the basic protein, number 1, they are positively charged protein, number 2, number 3, प्रोटीन है तो इसमें अमाइनो एसिड्स होंगे। अगर मैं बात करूं हिस्टोन प्रोटीन की, तो दिस इज रिच इन LA। हिस्टोन प्रोटीन पे सवाल जरूर जरूर आता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहां लिख देती हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अबाउट द हिस्टोनिक प्रोटीन। चाहे तो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन पे पूछ लेगा, या ऑक्टामेर क्या है वहां से आपसे पूछ लेगा, या न्यूक्लियोसोम के बारे में आपसे पूछ लेगा, बट सवाल यहां से जरूर बन जाएगा। ठीक है बच्चे? तो हाँ जी, हमने ये डिस्कस किया कि जो हिस्टोनिक प्रोटीन है, नंबर 1 ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है ताकि ये न्यूट्रलाइज कर पाए, एंड नंबर 2 ये आपके बेसिक प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है। नंबर 3 जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर 3 जिस बेटा एकता शर्मा, यार मेरे को ये लगता है, मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करती हूँ एक बात पे एकता शर्मा, कि ज्ञान जहां से मिले बटोर लो, बटोर लो। हम तो ऐसे हैं जिनको हम ज्ञान लेना चाहते हैं, तो जहां से ज्ञान मिल रहा हो मेरे बच्चे बटोर लो उसको, है ना। मत सोचो कहां से मिल रहा है, बस ये सोचो ज्ञान मिल रहा है, रेजोनेट कर पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी अच्छी है, बटोर लो बस। ठीक है, चलो सुपर। तीसरी बात जिसपे कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कहती हूँ हिस्टोनिक प्रोटीन ना LA घूम के आते हैं। LA है ना, बहुत देखते रहते हो कि LA घूमने चले गए। LA इज नॉट लॉस एंजलिस हेयर, LA इज लाइसिन एंड A इज आर्जिनिन। तो माय डियर किड्स, जो आपके हिस्टोनिक प्रोटीन्स है, दे आर रिच in 2 amino acids which are lysine and arginine। very important, आपकी NCERT में लिखी है ये बात, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो 3 बातें हिस्टोन के बारे में मैंने आपको समझाई। नंबर 1, सारे बच्चे मेरे को चैट में लिख दो ताकि मेरे को लगे कि आप भी पढ़ रहे हो भाई साथ में। नंबर 1 बात मैम ने कही कि हिस्टोनिक प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। नंबर 2 बात मैम ने कही कि ये बेसिक प्रोटीन होते हैं। नंबर 3 बात मैम ने कही कि जो हिस्टोनिक प्रोटीन है दे आर रिच इन 2 अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बिल्कुल सही, ये तीनों बातें आपकी MCQ अलर्ट ऑफ NCERT है। ये MCQ अलर्ट है मेरे बच्चों, इस पे सवाल जरूर 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 आ जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए लिखो चैट बॉक्स में सारे बच्चे, कुछ डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते हुए चलना मुझसे साथ साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें हिस्टोन की, तो बेसिकली आपके यूकैरियोट्स में 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, 5 प्रकार के। क्या क्या 5 प्रकार है मैम? वो 5 टाइप है, वो 5 टाइप क्या है? नंबर 1 H1, नंबर 2 H2A,
number 3 H2B, number 4 H3 and number 5 is H4. तो आपके 5 डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है बच्चों. वी हैव H2A, H2B, H3 एंड H4. जो H1 है मेरे बच्चों, इसको हम लिंकर बुलाते हैं. इसको हम बुलाते हैं लिंकर हिस्टोन. लिख रही हूं यहाँ पे, इट इज योर लिंकर हिस्टोन. Then we have H2A, H2B, H3 and H4. H2A, H2B, H3 and H4. विवी कुमारी बेटा, ये चैप्टर मैंने 12th की जो क्लासेस ले रही थी वहां पे कराया है. तो अभी जितना पार्ट उसका बचा हुआ है वो उस सेम प्लेलिस्ट में मैं ऐड करवा दूंगी. ठीक है, जितना पार्ट बचा हुआ उसी प्लेलिस्ट में आप उसको देख पाओगे. इसीलिए ये ड्रॉपर बैच में हमने MBI को शुरू किया है, जो कि उसका नेक्स्ट चैप्टर है. स्टार्टिंग से तो शुरू कर नहीं सकते, आप लोग पढ़ ही चुके हो मुझसे, तो दोबारा यहाँ पे शुरू करना मतलब आपका टाइम वेस्ट करना हो जाएगा. ठीक है, एंड आई स्ट्रिक्टली डोंट वांट दैट. चलो, तो आपके पास 5 टाइप के हिस्टोनिक प्रोटीन है बच्चों. वी हैव H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, अब देखते हैं कि हिस्टोनिक प्रोटीन ऐसा क्या कमाल करते हैं जिससे 2.2 मीटर्स ऑफ DNA को एक्यूमुलेट कर पाता है आपका न्यूक्लियस. लेट्स अंडरस्टैंड. तो कहानी की शुरुआत होती है हिस्टोन ऑक्टामर से. वो कैसे बनता है? मेरे जो हिस्टोनिक प्रोटीन है बच्चे, आई एम हैविंग H1, I'm having H2A, H2B, H3 and H4. ये पांचों हिस्टोनिक प्रोटीन बनाते टाइम पे डायग्राम में मैम ने ये 4 को तो स्फेरिकल रखा है. यस, इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में रख दिया है. तो ये H1 कुछ अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है क्या? क्या ये H1 H2A, H2B, H3, H4 के साथ में मिलके काम नहीं करता क्या? क्या इसका कुछ अलग फंक्शन होगा? हाँ, सोचने वाली बात है. तो बिल्कुल सही बात है बच्चे. H2A, H2B, H3 एंड H4 ये आपका बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर. वो क्या होता है जी, देख लेते हैं. तो दिस इज समथिंग विच लुक्स लाइक योर हिस्टोन ऑक्टामर. तो आप विजुअलाइज करो. 3D मॉडल है आपके सामने. एक स्फेरिकल आपके सामने H2A, दूसरा H2B, देन H3, देन H4. ठीक है, H2A, H2B, H3, H4 और इसकी 2 यूनिट प्रेजेंट है. 4 हिस्टोन को लिया, 2 यूनिट प्रेजेंट है, तो कितना हो गया? बोलो मैम, 8 हो गया. सिंस इट इज 8 एंटिटीज, दैट्स व्हाई आई कॉल इट हिस्टोन ऑक्टामर. इसीलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर कह देते हैं. आई बात समझ? आई बात समझ? कोई पूछे आपसे व्हाट इज हिस्टोन ऑक्टामर, आप कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर कंप्राइजेस H3, H4, H2A, H2B का 2 यूनिट. दैट विल बी माय हिस्टोन ऑक्टामर. या आप इसको न्यू बॉडी या आपको न्यूक्लियोसोम कोर भी कहते हैं. तो आपको सवाल पूछा जाएगा कि कोर में क्या प्रेजेंट है? आप कहेंगे कोर में मेरा ऑक्टामर प्रेजेंट है. H2A, H2B, H3, H4 की 2 यूनिट प्रेजेंट होती है. उसको मैं हिस्टोन ऑक्टामर कहती हूं, या आप इसको कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स भी बुला सकते हैं. डन है बच्चों? डन है. व्हाट इज कोर, व्हाट इज ऑक्टामर, व्हाट इज न्यू बॉडी, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम कोर? आई क्लियर? यस. चलिए आगे. चलो, अब जो ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर बन गया बच्चों, इस हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग में रैप होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ DNA, स्पेसिफिकली 200 बेस पेयर ऑफ DNA. तो अगर मैंने बच्चे हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैपिंग कर दी है 200 बेस पेयर ऑफ DNA की, तो कलेक्टिवली इस DNA को एंड इस ऑक्टामर को मैं बुला देती हूं न्यूक्लियोसोम. क्या बुलाया मैंने? न्यूक्लियोसोम. तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोसोम में क्या है? न्यूक्लियोसोम में मेरा हिस्टोन ऑक्टामर तो है ही, उसके साथ में 200 बेस पेयर ऑफ DNA भी प्रेजेंट है. तो आप देखिए 4 यूनिट है इसमें, पर देखने में तो एक बड़ा स्फेरिकल गोला ही हमें समझ में आया.
देखने में तो एक बड़ा स्फेरिकल गोला ही हमें समझ में आएगा, ठीक है, बट इसमें आपकी टोटल 8 यूनिट्स ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट, दिस इज योर डीएनए, दिस इज योर 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, राइट। तो हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग में प्रेजेंट है आपका 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। एम आई क्लियर? डन डन, क्लियर। ये क्या चीज है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको दो बातें समझाई। हिस्टोन ऑक्टामर में आ जाते हैं आपके H2A, H2B, H3 एंड H4 के दो यूनिट दोनों के, एंड न्यूक्लियोसोम में आ जाता है आपका ऑक्टामर प्लस 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA. That will be my nucleosome. That will be my nucleosome. चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा DNA of 200 base pair makes 1.75। अच्छा, जो टर्न होगा पूरा वो 2 टर्न नहीं होंगे, वो एक टर्न तो आपका पूरा होगा और दूसरा आपका 0.75 होगा, थोड़ा सा बचा होगा 2 कंप्लीट होने में। तो 1.75 आपका टर्न हो गया लेफ्ट हैंडेड टर्न ओवर द हिस्टोन ऑक्टामर, राइट। चलिए नाउ जो आपके दो न्यूक्लियोसोम हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया। 2 न्यूक्लियोसोम्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेच ऑफ डीएनए कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। दोनों आपस में कनेक्टेड है लिंकर डीएनए की मदद से, एंड यहाँ पे आपका H1 हिस्टोन भी प्रेजेंट है। तो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए आई एम हैविंग H1 हिस्टोनिक प्रोटीन विच इज योर लिंकर हिस्टोन, एंड आई एम ऑल्सो हैविंग द लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए भी है, लिंकर हिस्टोनिक प्रोटीन भी प्रेजेंट है वहां पे। सो H1 प्रोटीन of the histone octamer is attached over the linker DNA. Nucleosome and linker DNA together constitute chromatosome. इसको साथ में मिला के आप क्रोमेटोसोम बुला देते हैं। तो बच्चे मैंने आपको 3 टर्म समझाई। नंबर 1 टर्म हमने बात करी व्हाट इज हिस्टोनिक ऑक्टामर। मैंने कहा जो डीएनए है आपका वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसकी पैकेजिंग करने के लिए वी नीड समथिंग पॉजिटिव, जो कि आपका हिस्टोनिक प्रोटीन है, जो कि आपके बेसिक प्रोटीन है। तो जो हिस्टोनिक प्रोटीन है वो बाइंड करेंगे डीएनए से ताकि उसको न्यूट्रलाइज करके उसकी पैकेजिंग कर पाए, राइट। अब जो हिस्टोनिक प्रोटीन है वो 5 टाइप के हैं। आई एम हैविंग H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब पैकेजिंग के लिए पहले बनता है ऑक्टामर, जो मिलके बना है H2A, H2B, H3 एंड H4 से। चारों के 2-2 यूनिट मिल गए आपके, एक ऑक्टामर, एक कोर पार्टिकल बनाते हैं। देन उसके अराउंड में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए को रैप किया जाता है। तो जब मैंने रैपिंग कर दी उसके अराउंड में, उसको मैंने कहा न्यूक्लियोसोम। नाउ जो दो न्यूक्लियोसोम हैं आपके, वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए एंड लिंकर हिस्टोनिक प्रोटीन। जब वो कनेक्ट हो गए हैं उसको मैंने कहा क्रोमेटोसोम, उसको मैंने कह दिया बच्चों क्रोमेटोसोम, राइट। तो इस तरीके से आपके सारे न्यूक्लियोसोम अपीयर हो रहे होते हैं। तो सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके बना देते हैं आपका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, एक लार्जर स्ट्रक्चर जिसको कि आप क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब क्रोमेटिन पे जो न्यूक्लियस है, इसका अपीयरेंस इज लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, जैसे किसी माला में मोती पिरो के रखे हो। तो जब आप इसको देखते हो अंडर माइक्रोस्कोप तो इट अपीयर्स लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, माला में कुछ मोती लगे हुए हैं। तो ये आपका एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम 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 किससे बाइंड है? बोलो मैम H1 से, H1 से, H1 से, H1 से। क्लियर है? तो दे आर बाइंडेड बाय द H1 हिस्टोनिक प्रोटीन। ये आपके सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है। अपीयरेंस कैसे देगा मैम? बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसे अपीयरेंस देगा, जैसे किसी माला में सुंदर से मोती पिरो के रखे हुए हो। जो ये मोती आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर न्यूक्लियोसोम्स, और जो माला है उसके अंदर आपके H1 लिंकर डीएनए एंड लिंकर हिस्टोनिक प्रोटीन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, चलो सुपर। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, पूरा डिटेल में आपको समझा रही हूं। इनिशियली मेरे पास डीएनए डबल हेलिक्स था, डीएनए डबल हेलिक्स है, मैंने उसकी पैकेजिंग करना शुरू करा।
जिसके लिए मैंने हिस्टोनिक प्रोटीन का सहारा लिया, डीएनए को रैप किया अराउंड द हिस्टोनिक प्रोटीन। ये मेरी हिस्टोनिक प्रोटीन है, ये रैपिंग कर दी मैंने डीएनए की, बन गया मेरा न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बच्चे कोइल्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, ये आगे चल के ऐसे क्रोमेटिन फाइबर बना रहा था जिसकी बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाली अपीयरेंस थी। याद आ रहा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाली अपीयरेंस थी। आगे बढ़ जाते हैं, जो आपका क्रोमेटिन फाइबर है, chromatin, nucleosome are seen as thread-like bodies in the nucleus. These structures are known as chromatin because they are seen as colored bodies. Chromatin का मतलब ही हुआ बच्चे colored. Chromatin का मतलब ही होता है colored bodies. It is colored bodies. आप स्कैन करते हो तो आपको ये colored bodies के जैसे दिख रहा होता है। मैम इज पार्शियल गुड फॉर नीट? मुकेश कुमार, डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन बेटा। पार्शियल ड्रॉप इज गुड इन द केस अगर आपका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है, ये है ना। अगर सेकंड थर्ड ड्रॉप है, आपको लगता है कि मैं एक बार सारा सिलेबस पढ़ चुका हूं, मुझे उतना ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बस गो थ्रू करूंगा एंड आई विल बी एबल टू डू इट। तो इफ यू आर सो श्योर अबाउट इट देन टेक अ पार्शियल ड्रॉप। अदरवाइज दो रास्ते हैं, फुल ड्रॉप अगर लोगे तो आपका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहेगा, नीट के ऊपर रहेगा। सेकंड ड्रॉप है ये आपका। मुकेश कुमार, इफ आई मे आस्क, आपका लास्ट वाले पेपर में कितने मार्क्स आप लेके आ रहे हो? मार्क्स कितने ला रहे हो? 420 मार्क्स लेकर के आ रहे हो बेटा। अगर 400 से ऊपर नंबर है, मतलब आपको एक प्रिटी मच आइडिया तो है कि पेपर में क्या होता है। आई विल सजेस्ट यू टू टेक पार्शियल ड्रॉप। आप कहीं पे एडमिशन ले लो, साथ साथ में आप पढ़ाई करते हुए चलो, ठीक है। साथ में पढ़ाई जरूर करनी है, जहां पे भी एडमिशन लोगे उसको सेकेंडरी रखो और इस पढ़ाई को प्राइमरी रखो। जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बीट ऑनलाइन क्लासेस, बीट यूट्यूब की क्लासेस, बीट एनी क्लासेस दैट यू आर डूइंग, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है। 420 से 650 तक आना है आपने। आई एम एज्यूमिंग कि आप जनरल की कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है। तो 650 तक आना है आपने 420 से, ये आपको मेक श्योर करना है। एंड जो आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है, मतलब इस साल जो एग्जाम दिया है, इसमें 420 है ना बेटा, तो इस साल वाले एग्जाम को एनालाइज जरूर करो, जरूर एनालाइज करो कहां पे मिस्टेक हुई है। क्या तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते थे, या आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत करके आए हो? ये दो बातें, अलग अलग बातें हैं भाई। एक तो मैं इतना केयरलेस हूं कि मैंने पढ़ाई नहीं सारा सिलेबस, मैंने 10 में से 4 टॉपिक्स को पढ़ाई करी है ना, ये मैं इतना केयरलेस हूं, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि मैंने पढ़ लिया सब कुछ, मेरे हिसाब से मुझे सब आता है, लेकिन आता हुआ मैं गलत करके आया हूं ड्यू टू एनी रीजन, उसको छोड़ दो जो भी रीजन है। तो इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करते हो, ए में या बी में? मुझको लगता है आप बी में फॉल करते हो। हाँ, तो जो ए वाला बच्चा है उसको सिंपली क्या करना है, आपको सारे नए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाई करनी है, अभी से लग जाओ। बी वाले बच्चे को जरूरत होगी पहले अनलर्न करने की। तुमने जो सीखा है वो गलत सीखा है, इसलिए तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो जो गलत सीखा है पहले उसको छोड़ो, उसके बाद ही कुछ नया सीखने का स्कोप बनेगा। जिसको ये लगता नहीं कि मेरे को सब आता है, मैं सब कर लूंगा, वो कुछ नहीं कर पाता है। जिसको लगता है कि मुझे सीखना है, मुझे नई चीजें सीखनी है, मेरे को नहीं आता है, वो सब सीख भी जाता है और बड़े अच्छे से क्लियर भी कर जाता है एग्जाम को। तो पहले तो इस ईगो को साइड में रखो, किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है, साइड में रख दो उतार के, ठीक है। चलो सुपर। तो बच्चे हम बात कर रहे थे क्रोमेटिन की। मैंने कहा क्रोमेटिन में आपके सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए, और अपीयरेंस आपको बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस ये दे रहा होता है। क्रोमेटिन जो वर्ड है ये लिया गया है कलर्ड बॉडी से, बिकॉज जब आप इसको देखते हो माइक्रोस्कोप में तो कुछ कलरफुल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, इसीलिए आप इसको क्रोमेटिन बोल देते हो, ठीक है। चले, तो भाई अगर आप इस क्रोमेटिन को भी फर्दर कंडेंसेशन करते हैं तो मिलता है आपको बच्चे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को आप तभी देख पाते हो जब आपकी सेल डिवाइडिंग स्टेज में होती है। क्रोमोसोम क्या होता है आप अच्छे से साइटोलॉजी में पढ़ाई करेंगे। क्या आपके क्रोमेटिड्स हैं, क्या होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, क्या रिकॉम्बिनेज है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी हम सिर्फ पैकेजिंग की बात कर रहे हैं। तो जो क्रोमेटिन का नेक्स्ट लेवल आ गया, क्रोमेटिन जब आगे कंडेंस करेगा दैट विल मेक क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो आपके क्रोमोसोम्स बना देगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन की फर्दर कॉइलिंग की, रियली सॉरी अबाउट दैट,
देखो मैम ही एक्साइटेड रहती है क्लास लेने के लिए, है ना। तुम लोग चैट में आराम से बैठे हुए, मैम इतने एक्साइटेड है पेन गिरा देती है। चलो, क्रोमेटिन जो है वो फर्दर कॉइल करता है बच्चे एंड कंडेंस करता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर, जिसको कि आप सोलेनॉइड कहते हैं। ये एक बीच की स्टेज आपको दिख रही है जिसको कि आपने सोलेनॉइड्स बोल दिया। तो देखो ये आपके न्यूक्लियोसोम्स थे, न्यूक्लियोसोम्स जुड़े हुए हैं, बीच में लिंकर डीएनए, लिंकर हिस्टोन है, बना दिया एक स्ट्रक्चर जिसको कि आपने बोल दिया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बोल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब जो ये आगे की पैकेजिंग हो रही है, हमने हिस्टोनिक प्रोटीन को इस्तेमाल किया, पैकेज किया डीएनए को। जो फर्दर आपकी एडिशनल पैकेजिंग हो रही है दैट रिक्वायर्स सर्टेन स्पेसिफिक प्रोटीन सेट विच इज कॉल्ड एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसको कि आप NHC कह देते हैं। जो ये प्रोसेस है बच्चों, इट रिक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज NHC which is your non-histone chromosomal protein, जिसको कि आप non-histone chromosomal protein कह देते हैं। ठीक बात है जी। तो व्हाट आर NHC? देखो स्टार्टिंग के लेवल पे हमने जो पैकेजिंग करी दैट वाज विद द हेल्प ऑफ हिस्टोनिक प्रोटीन, जो मेरे 5 अलग टाइप के थे। मैंने आपको बताया कि जो H1 है उसको छोड़ दो क्योंकि ये तो मेरा लिंकर है, ये मेरा लिंकर हिस्टोनिक प्रोटीन है। इसके अलावा आई वाज हैविंग प्रेजेंस ऑफ H2A, आई वाज हैविंग H2B, आई वाज हैविंग H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोनिक थे। चारों की 2-2 यूनिट अगर मैं ऐड कर दूं तो उसने बना दिया था ऑक्टामर। ऑक्टामर के अराउंड में अगर मैं 200 बेस पेयर्स डीएनए को रैप कर दूं तो बना दिया था न्यूक्लियोसोम। काफी सारे न्यूक्लियोसोम्स मिलके बना रहे थे क्रोमेटिन, जिसमें क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस, न्यूक्लियोसोम्स का अपीयरेंस वाज लाइक बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, वो बना रहे थे आपका क्रोमेटिन। ठीक बात है। एडिशनल अगर मुझे आगे पैकेजिंग करानी है तो आई डू नीड NHC विच इज नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन, इसकी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। जो NHC है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम एरियाज ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड सम आर डेंसली पैक्ड। अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन की तो कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जो बहुत ही लूजली पैक होते हैं। जब मैं स्टेन करने जाती हूं, मैंने स्टेन किया पूरे क्रोमेटिन को, तो जो लाइटली स्टेन्ड एरिया है, जो लूजली पैक्ड है, उसको मैं यूक्रोमेटिन कहती हूं। क्या कहा बच्चे? यूक्रोमेटिन कहती हूं। और एक ऐसा भी एरिया है जो कि बहुत ही डेंसली पैक्ड है, मैं उसको स्टेन करूंगी तो काफी डार्क सा स्टेन मेरे को मिलेगा, उसको मैं हेट्रोक्रोमेटिन कहती हूं। तो आई एम हैविंग 2 सेपरेट एरियाज विद इन द क्रोमेटिन इटसेल्फ। क्रोमेटिन में कुछ एक ऐसा एरिया है जो कि स्टेन करने पे बहुत ही लाइट सा आपको स्टेन दिख रहा होता है, बिकॉज वहां पे जो डीएनए है वो काफी लूजली पैक्ड है, तो उसको मैं यूक्रोमेटिन कहती हूँ। वेयर एज ऑन कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसा भी एरिया मेरे को दिखेगा जो बहुत ही डेंसली पैक्ड है और स्टेन करने पे काफी डार्क अपीयरेंस देता है, उसको मैं हेट्रोक्रोमेटिन कहती हूँ। तो मेरे पास यूक्रोमेटिन आ गया, मेरे पास हेट्रोक्रोमेटिन आ गया। जो डीएनए है वो आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव डीएनए है वो मेरा यूक्रोमेटिन हो गया, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव डीएनए है वो मेरा हेट्रोक्रोमेटिन हो गया। तो दोनों एरियाज को आप ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो। तो बच्चे मैंने आपको समझाया कि क्रोमेटिन फाइबर में आपको ये वाला एरिया, ये व्हाइट देखो जो कि लाइट स्टेन हुआ है, जो कि लाइट स्टेन आपको दिख रहा है, दैट इज यूक्रोमेटिन। और ये वाला एरिया जो कि डार्क स्टेन है वो मेरा हेट्रोक्रोमेटिन है, वो मेरा हेट्रोक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन वाला एरिया जो है वो लूजली बाउंड है। ठीक है, ये काफी डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये एरिया एक्टिव है और ये वाला जो एरिया है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक है,
चलिए, तो क्रोमेटिन में मैंने कहा आपको दो तरह का एरिया देखने को मिलेगा। ये डेंसली पैक्ड आप देख रहे हो डायग्राम से ही डेंसली पैक्ड है, डार्क स्टेन लेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराओगे तो इनएक्टिव शो होगा। ये दूर दूर प्रेजेंट है, ये लूजली पैक्ड है, ये लाइट स्टेन करेगा। नेचुरल सी बात है, जो डेंसली पैक्ड होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना भी बहुत मुश्किल होगा, और जो लूजली पैक्ड होगा उसको ट्रांसक्रिप्शन आप बड़ा ही इजीली करा सकते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शनली दिस विल बी एक्टिव एंड दिस वन विल बी इनएक्टिव, ये आपका इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यूकैरियोट्स में समझ लिया कि कैसे डीएनए को पैकेज किया जाता है। अब हम समझते हैं प्रोकैरियोट्स की कहानी क्या है। प्रोकैरियोट्स में मैंने माना उतना आपका डीएनए नहीं है, मैंने ये भी माना कि उतना आपका जो न्यूक्लियस है वो भी डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है उसको आप न्यूक्लियोइड बुलाते हो, ठीक है, वो प्रॉपरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। तो जो डीएनए प्रेजेंट है इन न्यूक्लियस इज सुपर कोइल्ड स्टेज। जो कॉइल्स हैं दे आर मेंटेन्ड बाय नॉन हिस्टोनिक बेसिक प्रोटीन। पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके हिस्टोनिक प्रोटीन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके नॉन हिस्टोनिक बेसिक प्रोटीन है जिसको कि आप पॉलीअमीन्स बुलाते हैं, पॉलीअमीन्स विच हैव पॉजिटिव चार्जेस। तो पैकेजिंग में डिफरेंस ये है, यहाँ पे काफी सिंपल होगी पैकेजिंग, जो है जो पैकेज स्ट्रक्चर होगा डीएनए का उसको आप न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बुला देते हैं। यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में प्रिटी मच सिंपल पैकेजिंग आपकी पाई जाती है प्रोकैरियोट्स में। जो आपकी कॉइल्स है वो पैकेज करती है डीएनए को विद द हेल्प ऑफ नॉन हिस्टोनिक बेसिक प्रोटीन जो कि आपके पॉलीअमीन्स हैं। ठीक है, जो डीएनए पैकेज हुआ उसको आप न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बुला देते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए कुछ कर लेते हैं क्वेश्चंस। मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया है डीएनए पैकेजिंग का। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, जो बाद में देखते हैं बच्चे, आप बच्चे भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल सकते हो। तो पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है डीएनए पैकेजिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन कोर पार्टिकल? न्यूक्लियोसोम के कोर पार्टिकल में क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? जब हमने शुरुआत करी थी टॉपिक की तो मैंने आपको समझाया था बच्चे, व्हाट इज द कोर पार्टिकल। जो आपका डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, वी नीड समथिंग पॉजिटिवली चार्ज जो कि उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो दैट पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी वाज अ हिस्टोनिक प्रोटीन। मेरे पास 5 अलग टाइप के हिस्टोनिक प्रोटीन्स थे, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इन 5 में से 4 हिस्टोनिक प्रोटीन कोर पार्टिकल बना रहे थे, जिसको कि आपने बच्चे ऑक्टामर बुलाया था। तो ऑक्टामर में मेरे पास H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 हिस्टोन के 2-2 यूनिट प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्टामर and this is the core particle. Done है? This is your core particle. तो answer will be option number A. Clear everyone? Clear? Any doubt? Any doubt in this question? No doubt? तो चलो चलते next पे. Next question. Packaging of DNA helix. A, B, C, D 4 ऑप्शन आपके सामने. Solve करो आप लोग A, B, C, D. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन्वॉल्व्स पॉलीअमीन्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पॉलीअमीन्स, यूकैरियोट्स में वी नीड व्हाट? वी नीड हिस्टोनिक प्रोटीन। नॉट पॉलीअमीन्स, गलत हो गया। नंबर बी पे आते हैं। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ NHC नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन ओनली। फर्दर कंडेंसेशन में हेल्प कर रहा था, सिर्फ यही होता है। Number C requires acidic protein. Acidic protein. We do need basic protein. Number D, is more complex in eukaryotes than prokaryotes. Yes, of course. Eukaryotes में ज़्यादा गंभीर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकैरियोट्स में उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बिकॉज अब हमारे पास स्कोप भी तो कम है ना भाई, हमारे पास छोटा सा डीएनए है, उसका बड़ा ही इजीली पैकेज कर सकते हैं। तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स देन prokaryotes. Correct answer will be option number D. Option number D will be your correct answer.
राइट? चलिए, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। NHC structural proteins are they basic protein? Are they regulatory protein? Are they catalytic protein rich in tryptophan and arginine and required for packaging of chromatin at higher levels? NHC भाई इनिशियली आपके हिस्टोनिक प्रोटीन काम में आते हैं बच्चे। हिस्टोनिक प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है जी। फर्दर कंडेंसेशन के लिए मेरे पास नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन आ रहे थे। तो बेसिक प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, हम बात कर रहे हैं हिस्टोन की, यहां पे इनकरेक्ट हो गया। रेगुलेटरी प्रोटीन, कैटालिटिक प्रोटीन। नंबर डी पे आओ, रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर विवी कुमारी, हायर लेवल पे मुझे रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चे। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। न्यूक्लियोसोम से H1 हिस्टोन ने ऐड कर लिया, एसोसिएट कर लिया। व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो शुरुआत हो चुकी है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी शुरुआत हुई है। द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। नंबर डी, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। बता दो जी, करेक्ट आंसर डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। ये कैसा ऑप्शन है? ये कैसी बात कर दी है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, या द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। जब आपका H1 आके जुड़ना शुरू हो गया, मैं वापस से आपको रिवाइंड करा रही हूं बच्चे। मैंने कहा जो डीएनए है वो आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हमको चाहिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन विच इज हिस्टोन, विच इज योर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, राइट? तो सबसे पहले आपके हिस्टोन बनाते हैं ऑक्टामर, उसमें ऐड होता है 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, बनाता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को आगे H1 कंबाइन करके बनाता है क्रोमेटिन फाइबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर। करेक्ट है? करेक्ट है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हमने एमबीआई की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। पहली क्लास वाज अबाउट डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस क्या है, क्या उसके पीछे का पूरा थ्योरी था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने दिया था, किसने हेल्प किया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने में, निकालने में। उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स भी समझे कि ये फीचर्स आपके डीएनए में। देन आज हमने शुरुआत करी डीएनए पैकेजिंग की, कि डीएनए को आप पैकेज कैसे करते हो, डीएनए के डायमेंशंस क्या है। ठीक है मुमताज खातून, तो कोई भी डाउट हो आपका दोनों लेक्चर में, आप इस सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो। आज हम दोबारा से मिलेंगे 3 बजे, 11th क्लास का टॉपिक करेंगे विच इज एल्गी। एल्गी को एकदम निचोड़ के रख देंगे आज की क्लास में 3 बजे। विल सी यू लाइव एवरीवन। सारे बच्चे शेयर किया करो यार, है ना, सेशन को शेयर करा करो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स भी इतनी ऑसम क्लास का लुत्फ उठा पाए। तो फ्री में क्लासेस मिल रही है, इतने रिसोर्सेज अगर हमारे पास होते तो हमने पता नहीं क्या ही कर देना था। इतने रिसोर्सेज तुम्हारे पास है जो फ्रीली अवेलेबल है बच्चे, तो इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो। बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू एट 3 PM शार्प। बाय एवरीवन।